Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं द यूनाइटेड नेशंस के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में। द यूनाइटेड नेशंस UN इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर टाइम्स। संयुक्त राष्ट्र आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इट वॉज set up in 1945 with 51 countries as a member nation and its current membership is 192। 1945 में इसकी स्थापना हुई और तब इसमें 51 देश थे और आज इसमें 192 देश हैं। Most of the countries in the world today are members of the United Nations। आज दुनिया में बहुत सारे देश, ज़्यादातर जो देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। The activities of the United Nations reflect the need and hopes of not just the governments but the people of the world at large। अब संयुक्त राष्ट्र जो काम करता है वो सिर्फ किसी देश के सरकार को देख के नहीं, दुनिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या आशाएं हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र काम करता है। The United Nations is therefore a world organization and its activities are wide ranging। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ये क्या है? ये पूरे दुनिया का एक संस्था है और इसका जो कार्य है वो बहुत ही विस्तार में है। Without exaggerating, there is not a single aspect of our life that is not touched by the ever increasing scope। अब देखिए, बिना चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोले हुए इतना आपको मैं समझाना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हर एक काम जो हम लोग करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो कि यूनाइटेड नेशंस से मिलता ना हो। यूनाइटेड नेशंस हर एक क्षेत्र में हमारे लिए काम करता है। द यूनाइटेड नेशन इज द यूनाइटेड नेशंस एक्टिविटीज। अच्छा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं उनका कार्य। अब देखिए, ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ये क्या है? ये इमेज है यूनाइटेड नेशंस का लोगो। ऑब्जेक्टिव्स, अब ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र, इस पार्ट को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? ट्रेस द ओरिजिन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस UN। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस UN ये कैसे बना? आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है और इसके मूल सिद्धांत क्या है, आप ये देखेंगे। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आप देखिए, जो मूल अंग है संयुक्त राष्ट्र का वो किस तरह से बना और उसका कार्य क्या है, आप ये देखेंगे। रिकॉल इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फाइट अगेंस्ट एविल प्रैक्टिसेस लाइक अपार्थाइड, कॉलोनिज्म एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र का योगदान आप पढ़ेंगे किस तरह से वो जो बुराई है, जो दुष्ट कार्य करते थे लोग। यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड है। पहले है अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? रंग भेद। ठीक है, लोगों के रंग के ऊपर उन भेदभाव जो था उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई हुआ। ठीक है, फिर कॉलोनिज्म मतलब कि उपनिवेशवाद, जहाँ पे कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर राज करता था। ठीक है, फिर आपके मानव अधिकार, इन सब के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है वो आवाज उठाया। emphasize the need for restructuring of the Security Council to make it more representative। इस बात को समझना कि जो हमारा सुरक्षा परिषद है, ठीक है, उसको फिर से बनाना, ठीक करना ताकि वो और अच्छे से काम कर पाए। एक्सप्लेन दैट द यूनाइटेड नेशन इज द ओनली होप फॉर अ पीसफुल एंड बेटर वर्ल्ड। आप ये बात समझ पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो एकमात्र आशा है जिससे पूरी दुनिया पर शांति बनी रह सकेगी और ये एक दुनिया एक अच्छा जगह बन सकेगा सबके रहने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे आप जितना उद्देश्य पढ़े, अब इससे रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक्स होगा, तो लाइन से सब पढ़िए।
30.1 ओरिजिन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब संयुक्त राष्ट्र कहां से आया, कैसे बना, आइए ये सब हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century witnessed 2 world wars that caused death to 80 million people। 20वीं सदी का जो पहला हिस्सा था उसमें 2 विश्व युद्ध हुए और उसमें लगभग 80 मिलियन लोग मर गए। अब देखिए 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो आप सोच लीजिए कितने लोग मरे थे। Each of those wars strengthened the determination of the world leaders and people to set up institution for peaceful world। दोनों ही जो युद्ध था उसमें क्या हुआ, जो दुनिया के महान नेता थे वो और जो जनता थी वो एक संस्था बनाना चाहते थे जिससे पूरे दुनिया में शांति बनी रहे। Even before the complete defeat of the enemy countries with Germany, Japan and Italy in the Second World War, the elite powers led by the USA, former Soviet Union and the UK started planning an organization in place of the League of the Nation। अब देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके खत्म होने से पहले जो दुश्मन देश थे जर्मनी, जापान, इटली, उनके हारने से पहले जो शक्तियां संगठन बनाई थी, अमेरिका, फॉर्मर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, वो लोग सोचने लगे थे कि एक संस्था बनाना होगा लीग ऑफ द नेशंस के जगह पर। द यूएस प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल साइंड द अटलांटिक चार्टर इन अगस्त 1941, indicating their desire for a post-war peace institution। अब देखिए अमेरिका के प्रधान, माफ कीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति रोजवेल्ट और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल वो क्या किए, अटलांटिक चार्टर में हस्ताक्षर किए जो कि अगस्त 1941 में हुआ, जिसमें यह था कि युद्ध के बाद एक शांति बनाने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी। देन a series of conferences followed at Moscow, Tehran, Dumbarton Oaks and Yalta to discuss various ideas and proposals। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी सभाएं की गईं, कहाँ पर, मॉस्को में, तेहरान, डम्बार्टन ओक्स और याल्टा में, और वहाँ पे बहुत सारे विचारधाराओं के बारे में बात हुई, बहुत सारी आइडियाज एंड प्रपोजल्स रखे गए। Finally, the United States hosted the San Francisco Conference in early 1945 to finalize and sign the charter of the new organization, the United Nations। अब फिर क्या हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस लाए 1945 के आरंभ में, और वो चार्टर ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशंस इस पर हस्ताक्षर किए। The United Nations was established on 24th October 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, कब लाया गया, 24 अक्टूबर 1945 में। Since then we celebrate 24 October as UN Day। तब से हम लोग 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। The charter is the constitution of the United Nation। आप देखिए जो चार्टर है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का संविधान। इट लिस्ट्स द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द प्रिंसिपल्स गाइडिंग द कंडक्ट ऑफ बोथ द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स मेंबर कंट्रीज, द प्रिंसिपल ऑर्गन्स अलोंग विद देयर कॉम्पोजिशन एंड पावर्स। आप देखिए ये जो सूची है, जो लिस्ट है, वो बताती है कि ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन, ये इसका उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, दोनों ही संयुक्त राष्ट्र के लिए और उसके सदस्यों के लिए। साथ ही साथ इसका जो मूल अंग है वो क्या है, अपने शक्तियों के द्वारा किससे ये मिलके बना है, तो यूनाइटेड नेशन कैसा है, क्या काम करेगा, वो सब इसमें है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 30.1.1 पर्पस एंड प्रिंसिपल। अब उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है यूनाइटेड नेशंस का, एक एक करके देखते हैं। द चार्टर इंडिकेट्स एट द वेरी बिगिनिंग 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब देखिए जो चार्टर की हम लोग बात कर रहे हैं वो आरंभ में ही 4 बड़े उद्देश्य के बारे में बात करती है संयुक्त राष्ट्र की। दे आर
to maintain international peace and security through collective measures for suppression of aggression or through peaceful settlement of disputes. अब देखिए, सबसे पहला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रही, सुरक्षा बनी रहे, और ये सारे जो सदस्य देश हैं वो मिल के करें ताकि कुछ ऐसे कदम उठा सके कि लोग किसी देश पर आक्रमण ना करें। साथ ही साथ जो भी मुद्दे हैं, मामले हैं, उनको शांति तरीके से, समझौता से सुलझाया जा सके। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग कंट्रीज बेस्ड ऑन फुल रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। आप देखिए, देशों के बीच में एक मित्रतापूर्ण संबंध हो, साथ ही साथ हर एक देश को बराबर का अधिकार मिले और उसको अपने निर्णय लेने का अधिकार मिले। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन फील्ड्स। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश इसके सदस्य हैं वो मिलके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान दें और सब विकास करें। टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, अपने सदस्यों को, अपने सहायक देशों को ये चीज का ध्यान रखता है कि वो अपना मानवाधिकार बनाए रखें, लोगों का जो मूल आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसका सम्मान किया जाए और उसको बनाए रखा जाए। In pursuit of the above objectives, both the United Nations and its member states are required to adhere to a set of important guiding principles. अब देखिए, ये जो आप यहाँ पे उद्देश्य पढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र और उसके जो सदस्य देश हैं उनको कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को मानना पड़ता है। The foremost among them is the principle of equality among countries, whether big or small, strong or weak. अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है ये वो है कि चाहे कोई देश बड़ा हो या छोटा हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, सब एक बराबर है संयुक्त राष्ट्र में। The United Nations will not interfere in the domestic matters of the member countries. अब देखिए, जो सदस्य हैं, जो सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनके आंतरिक मामले में, निजी मामले में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन दखल नहीं देगा। The member states of the United Nations are expected to resolve their dispute with other states in a peaceful manner without endangering international peace and security. अब देखिए, जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनसे यह उम्मीद लगाई जाती है कि अगर उनका किसी देश के साथ, किसी दूसरे देश के साथ मतभेद है, ठीक है, कुछ विवाद है, तो उसको वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, बिना युद्ध किए हुए, बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाले हुए। फर्दर, द मेंबर स्टेट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम थ्रेट्स और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट अनदर मेंबर। साथ ही साथ जो सदस्य देश हैं, जो राज्य हैं, वो दूसरे देश, दूसरे सदस्यों पर कोई दबाव ना डालें, उनको डराएं नहीं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मेंबर टू असिस्ट द यूनाइटेड नेशन इन द एनफोर्समेंट ऑफ पीस। ये जो सदस्य हैं, ये उनका काम है कि संयुक्त राष्ट्र जिस शांति की बात करता है, पूरे विश्व शांति की बात करता है, इसको सभी देश लागू करें। As we have already noted, the maintenance of international peace and security is a very important purpose of the UN. जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। Other purposes are complementary to the purpose of peace. अब दूसरे जो उद्देश्य हैं वो शांति बनाए रखने के साथ हैं। In discussing the role of the UN, we should bear in mind one basic aspect of the world body. It is a political body serving its member government in the context of global politics. अच्छा, जब हम लोग संयुक्त राष्ट्र के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये पूरे दुनिया को
ध्यान में रख के काम करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के अलग अलग देश हैं और उनसे मिलकर ये बना है। ये क्या है? ये एक राजनीतिक संस्था है। ठीक है, जो कि अपने सदस्य, जो इसके सदस्य हैं, अलग अलग देश की जो सरकारें हैं, उनको ये मदद करता है। ठीक है, पूरे दुनिया में जिस तरह से राजनीति चलती है उस चीज को ध्यान में रखें। नीदर द प्रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट्स नॉर द ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आर स्टैटिक, दे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखिए, सरकार जो चीज चाहती है वो, और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो दोनों ही स्थायी नहीं है, वो बदलता रहता है। Hence, in the exercise of its power, the union cannot be rigid, mechanical और uniform. इसलिए जब संयुक्त राष्ट्र काम कर रहा होता है तो वो दृढ़ नहीं हो सकता, वो उसको फ्लेक्सिबल होना होगा, जब जरूरत होगा उसको अपने कुछ बदलाव भी करना होगा। The role of UN is marked, therefore, by flexibility and pragmatism. तो जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, इसको क्या करना है? इसको फ्लेक्सिबल रहना है, लचीला रहना है। समय के साथ जब जरूरत पड़े तो फिर उसको बदलना पड़ता है। साथ साथ यहाँ पे एक वर्ड है प्रैग्मेटिज्म, जिसका मतलब होता है व्यवहारवाद। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो परेशानी बने। Generally, the UN preferred not to take a harsh view or condemn the aggressor country whenever it received complaint on a breach of peace. आमतौर पर जो संयुक्त राष्ट्र है वो कोई कड़ा दृष्टिकोण नहीं रखता है, या जो अग्रेसर कंट्री है, मान लीजिए कोई देश है जो कि आक्रमण कर रहा है, अगर कंप्लेन आता है कि वो कोई देश है जो कि शांति को भंग कर रहा है, तो इसके खिलाफ वह कोई कड़ा निर्णय तुरंत नहीं लेता है। ठीक है, उसकी निंदा नहीं करता है। Instead, it directed its effort to stop the fighting immediately and seek withdrawal of troops to pre-war location. इसके अलावा वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि जो युद्ध है, जो झगड़ा है, उसको तुरंत रोका जाए और जो सैनिक है उनको हटा लिया जाए ताकि युद्ध खत्म हो जाए।